आज हम भौतिक भूगोल में ज्वालामुखी का विश्व वितरण पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ने परंपरागत वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया था। आज अपन प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर वितरण प्रणाली, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी क्रिया तथा प्लेट किनारों में पूर्ण सहसंबंध होता है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित है। प्लेट का मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लेट किसे कहते हैं? स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और यहाँ जो अपन प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर वितरण प्रणाली देख रहे हैं, ज्वालामुखी का विश्व वितरण, उसमें विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों, जहां पर दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं, के सहारे, तथा 80% विनाशात्मक प्लेट किनारों, जहां पर दो प्लेटें आमने सामने से आकर अभिसरित होते हैं। जहां पर दो प्लेटें आमने सामने से आकर अभिसरित होते हैं तथा अपेक्षाकृत भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। अब ये जो दो बातें हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा और विनाशात्मक प्लेट किनारा, ये क्या होता है? विनाशशाली प्लेट किनारा मतलब दो प्लेट आमने सामने अभिसरित होते हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटिल में सबडक्शन द्वारा कंज्यूम्ड होता है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में कमी आती है। रचनात्मक प्लेट किनारा मतलब रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहाँ दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं। इनके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग में भी होता है। ये अपन क्या बात कर रहे थे कि 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों, 80% विनाशात्मक प्लेट किनारों और कुछ का अंतरा, जो प्लेट के आंतरिक भाग हैं, उनमें भी कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है इंट्रा प्लेट रीजन में। जैसे हवाई द्वीप की ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर, पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी की ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट के अंदर आदि अंतरा प्लेट स्थितियों के आदि जो ये ज्वालामुखी, इनको इसके अंतर्गत अपन बता सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी के उद्गार के प्रकार और उनसे निकले लावा तथा प्लेट किनारों में भी गहरा संबंध है। जैसे रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात महासागरीय अपसरण मंडल, मध्य महासागरीय कटक तथा अंतर महासागरीय ज्वालामुखी का लावा बेसाल्ट मैग्मा से निकलता है, जहाँ पर महासागरीय प्लेट का महासागरीय प्लेट से टकराव होता है, वहाँ एंडेसाइट तथा बेसाल्ट की अधिकता होती है। और जहाँ पर महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट से टकराव होता है, वहाँ पर एंडेसाइट तथा बेसाल्ट के अलावा रायोलाइटिक इग्नियम ब्राइट का भी उद्गार होता है। यानी महासागरीय प्लेट का महासागरीय प्लेट से टकराव होता है तब तो एंडेसाइट और बेसाल्ट, महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट से टकराव होता है तो उसमें रायोलाइटिक इग्नियम ब्राइट का भी उद्गार होता है।
ज्वालामुखी की परंपरागत वितरण प्रणाली और प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर अभिनव वितरण प्रणाली को पारस्परिक रूप में विलय करके ज्वालामुखी की जो अपन अभी डिस्कस करेंगे मेखलाबद्ध वितरण प्रणाली को अपन बता सकते हैं आगे जो डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, फिर आपका है इसमें मध्य महाद्वीपीय मेखला, फिर आपका है मध्य अटलांटिक मेखला, और फिर आपका है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। यानी जो अपन मेखला उसकी बात कर रहे थे, जैसे जो बेल्ट हैं उनकी बात कर रहे थे, उसमें अपने 3 का अपन नाम बता सकते हैं। तो पहला अपन देखते हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखला। इसमें अपन जो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, इसमें अपन देखेंगे कि विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है, ये पेटी अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के, इसमें आप देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका के रोकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को शामिल करती परिप्रशांत मेखला है। इसके जो जिस तरह से इसके संकेत दिए गए हैं उसको आप देखिए, आपको इस मैप में दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका के रोकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंचती है। फिर यहाँ से ये श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भाग के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलिपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को शामिल करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पर पहुँचकर वहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित हैं। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एलुशियन जापान द्वीप समूह, हवाई लैंड द्वीप के ज्वालामुखी श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। विश्व के उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों में जो कि समूह में स्थित हैं, इक्वेडोर के ज्वालामुखी विश्वविख्यात हैं। यहाँ पर 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत समूह में पाए जाते हैं और जिनकी ऊंचाई, जिनमें से 15 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 15,000 फीट से अधिक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस मेखला में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा, जो आप इसमें डायग्राम में, जो मैप है इसमें आप देख पा रहे हो, फ्यूजियामा, फिलिपाइन का माउंट ताल, माउंट मेयान, पिनाटुबो, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सस्ता, रेनियर तथा हुड, और मध्य अमेरिका का चिम्ब्रेजो आदि शामिल हैं। इस मुख्य मेखला के अलावा प्रशांत महासागर में फैले असंख्य द्वीपों पर अनेक जागृत यानी एक्टिव और प्रसुप्त एवं शांत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ ज्वालामुखियों का उद्भेदन अमेरिकन तथा प्रशांत महासागरीय प्लेटों तथा प्रशांत महासागरीय में एशियाई प्लेटों के टकराव के कारण होता है। तो ये था अपना परिप्रशांत मेखला। अब आता है मध्य महाद्वीपीय मेखला। इस मेखला का प्रारंभ रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक अपसरण मंडल से होता है। यद्यपि अधिकांश
ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट का अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है। ये मेखला आइसलैंड, जो कि मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है, के हेक्ला पर्वत से प्रारंभ होती है। यहाँ पर दरारी उद्गार वाले अनेक ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। इनमें लाकी दरारी ज्वालामुखी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइसलैंड से मेखला स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप तक पहुँचती है। यहाँ पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। प्रथम शाखा अंध महासागर के से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है। दूसरी शाखा की एक शाखा अफ्रीका में चली जाती है, जहाँ पर ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी के सहारे पाए जाते हैं, तथा दूसरी मुख्य शाखा स्पेन इटली होती हुई काकेसिया पहुँचती है। यहाँ से ये हिमालय पर्वत के सहारे म्यांमार तक जाती है। यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़कर दक्षिणी पूर्वी द्वीप में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। ये मेखला मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत शाखा के सहारे चलती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी पेटी में शामिल किए जाते हैं। अगर हम अंध महासागर की ज्वालामुखियों को अलग मेखला में रखें तो मध्यवर्ती पेटी का प्रारंभ कनारी द्वीप से पूर्व की तरफ समझना चाहिए। भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली, विसुवियस, एटना तथा एजियन सागर के ज्वालामुखी इस मेखला के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा ईरान का देमवंद, कॉकेसस का एल्ब्रूज, अर्मीनिया का रता तथा बलूचिस्तान की ज्वालामुखी मुख्य हैं। मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखियों की स्थिति पर यदि ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इनका वितरण समान नहीं है। खासकर आल्प्स तथा हिमालय के सहारे इनमें पर्याप्त मध्यांतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण इन पर्वतों के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव के कारण भूपटल की बनावट में सघनता का होना है। यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी मीडियन मास के सहारे पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इनके प्रमुख उदाहरण हैं, परंतु एशिया का मीडियन मास, तिब्बत का पठार ज्वालामुखी से रहित है। इसका प्रमुख कारण पठार की अत्यधिक ऊंचाई का होना ही बताया जा सकता है। अफ्रीका की ज्वालामुखी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दरारी घाटियों तथा भूभ्रंश घाटियों के सहारे ज्वालामुखी अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि दरार के कारण भूपटल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अफ्रीका की रिफ्ट वैली के सहारे सभी जगह ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। टांगानिका झील अत्यधिक गहरी बेसिन में से एक है, पर यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं मिलते। यहाँ पर वितरण यद्यपि एक निश्चित दिशा में नहीं बताया जा सकता, तथापि औसत रूप में ज्वालामुखी पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, बिरुंगा तथा रंगवी हैं। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों में भी कई ज्वालामुखी शंकु तथा क्रेटर देखे गए हैं, और ये जो भी नाम है इनमें अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको सभी इसमें दिखाई देंगे और आपके समझने में भी आसानी रहेगी। फिर आता है मध्य अटलांटिक मेखला। मध्य महासागरीय कटक के सहारे 2 प्लेट का अपसरण होता है, जिस कारण कटक के सहारे दरार का निर्माण होता है। इस दरार का प्रभाव क्रस्ट के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। दुर्बलता मंडल से पेरिडोटाइट तथा बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। जब गर्म पेरिडोटाइट दुर्बलता मंडल से ऊपर उठकर विपरीत दिशाओं की ओर गतिशील प्लेट के बीच बनी दरार में प्रविष्ट होती है, तो ऊपर स्थित दबाव के कम होने के कारण वह और अधिक पिघल जाती है तथा बेसाल्ट लावा दरारी उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है, जो 2 बराबर भागों में विभक्त होकर अपसरित होते हुए प्लेटों के पिछले भागों में
संलग्न हो जाता है, जहाँ पर वह शीतल होने पर जमकर नवीन क्रस्ट का निर्माण करता है। इस तरह से प्रत्येक क्रमिक लावा प्रवाह के समय निकलने वाला बेसाल्ट लावा कटक से दूर होता जाता है। इससे स्पष्ट है कि कटक के पास नवीनतम लावा होता है तथा इससे यानी कटक से जितना दूर हटते जाते हैं लावा उतना ही प्राचीन होता जाता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है और आइसलैंड ज्वालामुखी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र है। लाकी उत्भेदन के बाद 1974 का हेकला तथा 1973 का हेल्गा फेल उद्गार हैं वो महत्वपूर्ण हैं। लेसर एंटिलीज तथा दक्षिणी एंटिलीज दक्षिणी आंध्र महासागर के एवं एजोर द्वीप तथा सेंट हेलेना उत्तरी आंध्र महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। सुदूर उत्तर पश्चिम में जॉन मेयान द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।